अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। मैं हूं शहबाज अशरफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त अपने लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। वो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो मार्केट को री रेट करते हुए जो 200,000 के इंडेक्स का मैजिक नंबर है वहां तक ले जाएंगे? इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सो स्टे ट्यून। अब हम बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। मंडे को मार्केट में एक करेक्टिव वेव नजर आई, लेकिन ट्यूसडे को ऑन द बैक ऑफ लोअर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और जो लोकल सेकेंडरी मार्केट में यील्ड्स का रिवर्सल हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि ब्लू चिप स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जिसकी वजह से चारों ही सेशंस टिल फ्राइडे मार्केट ने बड़ा पॉजिटिवली परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एज वेल एज द लेवल्स। सो इन द एंड लेट्स सी हु टुक द वीक इन बुल्स और बेयर्स। इस हफ्ते मार्केट में बुल्स का क्लियर कंट्रोल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वीक ऑन वीक 5,946 पॉइंट्स यानी 3.3% के इजाफे के साथ 185,517 के लेवल्स पे क्लोज हुई। अब चलते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ। टॉप गेनर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा इजाफा इब्राहिम फाइबर्स लिमिटेड की शेयर प्राइस में हुआ, जो कि 17.9% थी। टीपीएल रीट प्रॉपर्टीज में 13.1%, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 11.9%, यूबीएल में 10.8% और जावेदा कॉर्पोरेशन में 8.8% का इजाफा देखा गया। टॉप लूजर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में कमी के इलेक्ट्रिक में देखी गई, जो कि 5.8% थी। सर्विस इंडस्ट्री में 5.8%, महमूद टेक्सटाइल में 5.5%, पीएबीसी में 4.1% और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में 3.6% की कमी देखी गई। अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। इस हफ्ते की बिग स्टोरीज पे नजर डालें तो ग्लोबल फ्रंट पे ऑयल प्राइसेस में फर्दर रिडक्शन नजर आया, जो कि 67 के लेवल्स को टच कर रही थी। अगर हम लोकल फ्रंट पे बात करें तो पीआईबी ऑक्शन में हमें फर्दर यील्ड्स में रिडक्शन नजर आया, विच वाज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। अगर हम प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे बात करें तो आई थिंक पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन हिस्ट्री का सबसे एक्साइटिंग टुक प्लेस जब पीआईए को ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया गया आरएफबी कंसोर्शियम के। अगर हम एफबीआर के हवाले से खबर को शामिल करें तो जो एफबीआर का रिवाइज टैक्स टारगेट था फॉर द ईयर 2026 वो मीट हुआ। इस हफ्ते कुछ डेटा भी आया। जून के सीपीआई के नंबर्स पर नजर डालें तो ये 11.07% की थी। एक सरप्राइजिंग चेंज नजर आया इन द ट्रेंड, क्योंकि इस महीने डिफ्लेशन आई तकरीबन 0.3% की मंथ ऑन मंथ। इस हफ्ते ट्रेड के भी कुछ नंबर्स आए और अगर हम जून के एक्सपोर्ट के नंबर्स पर नजर डालें तो ये $2.24 बिलियन की थी और अगर हम जून के इंपोर्ट नंबर्स पर नजर डालें तो ये $6.77 बिलियन की थी। अगर हम जून के ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स पर नजर डालें तो ये $4.53 बिलियन का आया और ये बड़ा एक्सपोनेंशियल हमने इंक्रीज देखा ऑन मंथ बेसिस, विच ग्रू बाय 63.8% और ऑन ईयर बेसिस 57.1% का इजाफा देखा गया। अगर हम पूरे साल के ट्रेड डेटा पे नजर डालें तो फॉर द फिस्कल ईयर 2026 जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन $30.13 बिलियन की थी। टोटल इंपोर्ट्स फॉर द ईयर वर अराउंड $69.59 बिलियन। तो जो पूरे साल का ट्रेड डेफिसिट था वो $39.47 बिलियन था, यानी तकरीबन ईयर बेसिस पे 21.6% का इजाफा देखा गया। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आज हमें ज्वाइन किया है यासीन कोडवावी ने। ही इज अ डायरेक्टर एट ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट। यासीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू मोइज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यासीन, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हमारे पास जून के सीपीआई के नंबर्स आए, हमने देखा कि मंथ ऑन मंथ हमें डिफ्लेशनरी ट्रेंड एक नज़र आया। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इज़ योर प्रोजेक्शन फॉर इन्फ्लेशन और आपको क्या लगता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले के अगर आप हम देखते हैं ईजिंग के हवाले से, डू यू सी दैट ईजिंग हैपनिंग अर्लियर देन एक्सपेक्टेशन? सो मोइज, वी रिसेंटली द नंबर्स अभी हमें आए थे, आई थिंक 11.07 का नंबर आया था सीपीआई का, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वाज आपका ऑयल प्राइसेस और पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस का नीचे आना, जिसमें तकरीबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तकरीबन आई थिंक 8 to 9% का डिक्लाइन आया था, जिसकी वजह से वी सॉ दिस नंबर कमिंग डाउन। और दूसरा जो इम्पैक्ट था वाज जो आपका फूड प्राइसेस हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो थोड़ी सी एलिवेटेड आएंगी, दे केम इन अ लिटिल बिट लोअर देन वी हैड ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आई थिंक दिस माइट बी द लास्ट टाइम दिस फिस्कल ईयर दिस कैलेंडर ईयर कि हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखें। नेक्स्ट मंथ वी शुड सी सिंगल डिजिट्स में एंड फॉर द रिमेनिंग कैलेंडर ईयर तकरीबन 8% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स। एज फार एज मॉनेटरी ईजिंग इज कंसर्न्ड, आई बिलीव ये जो कमिंग पॉलिसी है, आई डोंट थिंक इसमें कोई ख़ास कट आएगा।
because next month या July current month के जो inflation numbers हैं they will not be released by the time the monetary policy is announced. But उसके बाद अगर ये trend रहा, ये जो आपका war की situation है वो भी काम रहती है, oil prices भी नीचे रहती हैं या potentially अगर और नीचे आ जाती हैं, फिर आपका ये फूड प्राइसेस और वेदर पैटर्न्स हमें सपोर्ट करते हैं और एग्री की तरफ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आते, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वी माइट सी सम रेट कट्स दिस ईयर। यासीन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक जो काफ़ी इन्वेस्टर्स पूछते हैं रिगार्डिंग यूएसडी एंड पी कैप पैरिटी है। हमें देखा था लास्ट ऑलमोस्ट 2 years यूएसडी पी कैप जो पैरिटी वो मेंटेन रही है, डिस्पाइट अगर हम देखें आपका जो रीड है आपका वो थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल्स पे है। सो यू गिवन टेक इन टू कंसिडरेशन द लेटेस्ट मैक्रो जो नंबर्स हैं आज, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर जो स्टेट बैंक की जो ब्रीफिंग हुई वहाँ ने मेंशन करा आपके रिजर्व साल के एंड में जो क्लोज होंगे जून 30 को जो नंबर होगा वो $18.4 बिलियन का होगा। सो सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगर आप ये चीज़ देखें, इंडिया में, श्रीलंका में देखें, बांग्लादेश में देखें, हमने कुछ लेवल ऑफ डिप्रिसिएशन देखी बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स, बट आई थिंक हमारी बाकी चीज़ें काफ़ी स्टेबल हैं। बट हम ये देखा है कि जो आपकी रूपी है काफ़ी ये भी स्टेबल रही हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड टेक इन टू कंसिडरेशन द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड अदर फैक्टर्स, आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है कि यूके जो आपका यूएसडी है वो कहाँ सेटल होगा इन द नेक्स्ट 12 months? बेसिकली देखें यार, जो हमारा अगर फॉर्मल स्टांस आप देखते हैं, उनका बिलीफ है तकरीबन 5 to 6% की डिवैल्यूएशन जो है वो हम रुपये में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। and the real numbers that we've seen come out recently also support that. इसमें बेसिकली अभी जो रुपी सपोर्ट कर रहा है या जो सामने है, वी हैवंट सीन करंट डिवैल्यूएशन, रेमिटेंस के नंबर्स हमारे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एज यू वेरी करेक्टली सेड कि इस वक्त रिजर्व नंबर्स जो एसबीपी ने रिपोर्ट किए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, सो मच सो कि एसबीपी खुद अपने कंट्रोल से इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सक रहा है। बट इवेंचुअली इफ़ वी स्टार्ट सीइंग डॉलर आउटफ्लो इन एनी कैपेसिटी या एफडीआई अगर हमारी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आती, then there is a possibility कि ये आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। यासीन, मेरा आपसे हमारे मैक्रोस को लेके एक सवाल ये भी है कि हमारा जून का जो ट्रेड डेटा रिलीज हुआ उसमें हमने देखा कि मंथ ऑन मंथ जो जून का डेटा है उसमें हमने देखा कि देयर वाज अ 63% राइज, और अगर हम फुल ईयर 2026 का अगर हम डेटा देखें तो ट्रेड डेफिसिट में 21% से ज़्यादा का इंक्रीज हमने देखा ट्रेड डेफिसिट में। सो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट विद रिगार्ड्स टू आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहा है इकोनॉमी का। यार सो देखें, जो आज एसबीपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट शेड की थी, एंड वी हैवंट रिसीव्ड द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ व्हाई ये लास्ट मंथ का जो डेटा आया है कि इसमें इतनी बड़ी पैरिटी है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स। बट अकॉर्डिंग टू गवर्नर साहब, उन्होंने जो बताया था कि मेन जो इम्पैक्ट आया था फॉर आवर एक्सपोर्ट्स बीइंग लोअर देन एक्सपेक्टेड was mostly because of food exports. उसका जो सबसे बड़ा चंक जो गवर्नर साहब ने कहा था was related to agri and उसके अंदर भी specifically rice exports का था। So number one, एक तो हमारी वैसे ही rice exports इस साल थोड़ी सी कम हुई थी। Secondly, globally अगर आप देखते हैं तो rice prices have come down quite a bit, जिसकी वजह से obviously हमारे export numbers में impact आया है। Secondly, आपकी जो बॉर्डर्स हैं, मेन एक तो आपके अफगान बॉर्डर और ईरान बॉर्डर, वो भी काफ़ी टाइम से बंद रही हैं, जिसकी वजह से वी हैवंट बीन एबल टू एक्सपोर्ट टू मच फूड एंड अदर सप्लाईज टू आवर नेबर्स दैट वी हैव बीन हिस्टोरिकली। तो उसकी वजह से वी हैव सीन एक्सपोर्ट्स कम डाउन। As far as the imports are concerned, obviously imports have always been something that Pakistan has been heavily reliant on. हिस्टोरिक अगर आप पैटर्न्स देखते हैं तो ऑटोमोबाइल्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। उनकी जो किट्स आती हैं, जो फुल सीपीयू गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी मशीनरी आ रही है विद ऑल ऑफ द प्लांट्स दैट वी आर सीइंग सेट अप इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी इंपोर्ट एज वेल, रॉ मटेरियल्स हमारे काफ़ी इंपोर्ट होते हैं। सो दैट नंबर मोर और लेस इज हाउ वी जनरली वर्क इट। तो अगर आप इन चीज़ों को देखते हुए बात करते हैं तो आई थिंक एंड अगेन, सो इफ यू लिसन टू व्हाट द गवर्नर साहब सेड, him and the SVP are fairly confident that our import numbers will normalize, our export numbers will go up once the agri and the macro factors start to settle. So they are not particularly concerned or too concerned about the current account situation.
यासीन ये देखें कि हमारे अगर आप मार्केट की अगर हम बात कर लें, स्पेशली इंडेक्स लेवल देखें 185,000 है। आई थिंक जैन बिगिनिंग ऑफ फेब तकरीबन 190,000 मार्केट आई थिंक एक ऑल टाइम हाई बनाया था। बट अगर आप देखें लॉन्ग टर्म एवरेज देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, तकरीबन जो अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी है वो नियर लॉन्ग टर्म एवरेज है। सुनो, आपको क्या लगता है कि जो साल का एंड होगा फॉर दिस कैलेंडर ईयर, मार्केट कहाँ जाते हुए लगती है? एंड डू यू थिंक जो आपका मल्टीपल फिलहाल 8 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपकी री रेटिंग हो जाए, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइस अर्निंग रेशियो? Yeah, so Shabazz, when the year started, we had published our annual strategy report, जिसमें हमने एक चीज point out की थी कि this year seems to be one that will be more normal compared to the previous 2 years. पिछले 2 सालों में obviously हम लोगों ने exponential और exceptional returns देखे थे, and that had been mostly because of inflation numbers coming down. उसका एक और reason था कि हमारा रुपी जो है वो बहुत स्पीड से devalue हुआ था, जिसकी वजह से फिर eventually when things started to normalize, तो आपका क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है वो लोगों के बेहतर हो रहे थे. Now where we sit today, things are more normal, as you said in the last question, कि थोड़ा सा आपका ये डॉलर भी है वो more or less stable हो गया है, इन्फ्लेशन नंबर्स आर सिग्निफिकेंटली लोअर, और आपकी जो यील्ड्स हैं वो भी थोड़ी सी नॉर्मलाइज अब हो चुकी हैं, जो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आई रही है. सो ईयर एंड पे वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू बी अराउंड दैट 200,000 का लेवल, जिसमें and that is exactly what we had in our strategy report as well. Exponential returns this year, especially for the remaining half of the year, should not be expected unless we start to see some sort of a boom in the economy. But uske liye bhi then there's a lot of levers that need to be pulled and a lot of things that need to go right. As far as the PE ratio is concerned, we personally don't think कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई rapid gain आएगा. चीज़ें more or less normalized रहनी चाहिए, and we feel like a lot of the stocks that are currently trading are close to their fair values. सो अगर आप ये लेवल देखें जो मार्केट का तकरीबन 185,000 का, तो यहाँ इस लेवल पे जो आप इन्वेस्टर्स से डील करते हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? गिवन आपका इंडेक्स लेवल देखें और आप स्टॉक्स देखें, तो कुछ बता सकते हैं इस हवाले से? So I think cherry picking is the best way to put it. You pick out the opportunities that you see, you find these select options and select stocks that you find जहाँ पे अभी भी वैल्यू या तो जनरेट हो रही है या उनमें अभी तक कोई ख़ास मूवमेंट आई नहीं है. These opportunities are obviously select and far and few, but that is where our expertise and our specialty comes in. So that's one side where you find these value opportunities and you recommend them. दूसरा आता है dividend play का, जहाँ पे इस वक्त काफ़ी ऐसी opportunities है या काफ़ी ऐसे stocks हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे yields मिल सकती हैं on the Sharia side and on the conventional side. तो फिर हम वो recommend करते हैं. So generally our approach and our recommendations are कि आप blue chip companies में invest करें, long term opportunities में जाएं. Don't look at a 6-month window or a 1-year window. It should be more long term approach. So value and dividend का जो है वो blend होना चाहिए portfolio का. अच्छा यासीन, अगर हम थोड़ा इसको नैरो डाउन करें, जो ऑप्टिमस की अपनी रिसर्च थी, आपने उस पर एंग्रो होल्डिंग्स को स्पेसिफिकली करके आपने कहा था कि यह आउट परफॉर्म करेगा, तो व्हाट आर योर, जो इसके पीछे आपका रैशनल क्या है कि एंग्रो होल्डिंग्स आउट परफॉर्म करेगा, और गोइंग फॉरवर्ड आप इसको किस तरह देखते हैं? So देखिए, Engro Holdings is, as we put in our report, is a rare gem in this day and age in this market. As I said previously, right, cherry picking is the most important thing, and finding these value plays is the most important thing. So Engro is one जहाँ पे हमें लगता है कि उसकी value अभी तक realize नहीं हुई, and it is one that will give you exponential growth, and it's one that will give you dividends in the next 2 years or so. Engro historically has always been a stock जो dividend paymasters रहे हैं. पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपना dividend रोका था because of restructuring and because of new investments that they were making. The largest investment that they made recently was the acquisition of Deodar from Beyond Jazz, जिसमें इन्होंने तकरीबन 10 से 11 हज़ार टावर्स जो हैं वो उनसे ख़रीदे थे. And these are cell phone towers
which is a relatively new business in Pakistan. Globally, it's not something that is very old. ये कुछ साल पहले ही ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि जो आपके एमिनोज हैं, essentially companies like Jazz, Ufone, and Zong, वो अपना नेटवर्क खुद नहीं बचाते, and they essentially go out and reach out to these tower companies like Deotar, AeroConnect, E.co, और उनसे टावर्स जो है वो लीज करते हैं ऑन मंथली रेंटल एग्रीमेंट. So Engro की ये इन्वेस्टमेंट के बाद they now are the single largest tower operator, independent tower operator in Pakistan, and they own about 15,300 towers or so. जिसके basis पे we expect in the next 3 to 4 years इनकी earnings जो हैं वो यहाँ से almost double हो सकती है. And then उसके बाद 2 साल, I think 2027 onwards they can start paying out dividends again to the investors. जिसका हमने payout ratio तकरीबन 50% रखा हुआ है. So that is one piece of Engro, and then there's other business उसमें EBTL भी आ जाता है, Ufert भी आ जाता है. Both of these are mature companies, mature businesses that do pay out dividends to their investors. तो वो पैसा भी Engro के अंदर आता है, which then helps them do their expansions and then eventually pay out to their investors. तो यासीन, आई थिंक राइटली से अगर आप ये बता दें कि यस इट्स जेम ऑफ अ कंपनी, आपने मेंशन करा गोइंग फॉरवर्ड्स में ग्रोथ पोटेंशियल भी है, डिविडेंड पोटेंशियल भी है, पर अगर कुछ हम नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 20 से 27 की अर्निंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो कि क्या आपकी क्या अर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड स्पेसिफिकली आप कब समझते हैं कि डिविडेंड कब आएगा, एंड सेकेंडली आई थिंक कुछ इनके बिजनेस काफ़ी कैश काउ हैं और कुछ आगे जाके वैल्यूएशन ड्राइवर्स होंगे. सो कुछ ये बता दें कि जो वैल्यू है आपकी कितनी है एंग्रो होल्डिंग की गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और वो कौन सी कंपनी जो वैल्यू डिराइव कर रही है और कौन सी वो कंपनीज हैं जो कैश फ्लो डिराइव कर रही हैं. अच्छा, so let's take this piece by piece. Let's first go from the value drivers. Value driver जो single-handedly है is Engro Connect, which is their tower business. उसको उन्होंने 2 parts में divide किया हुआ है. The first is InfraShare, the second is Deodar. Total मिला के इन दोनों में 15,300 towers हैं currently, and there is room for expansion जिसमें ये लोग ग्रोथ भी ला रहे हैं. सो इनका मॉडल मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी व्यूअर्स को. सो द फर्स्ट थिंग इज के एंग्रो, so each tower right now it has about 1.3 subscribers on average. इसका मतलब ये है कि हर टावर को यूज़ करने में तकरीबन 1.3 यूज़र्स ऑन एवरेज इनके आ जाते हैं. And their goal, the company is expecting or aiming for is 1.8. जिसका मतलब ये होगा कि तकरीबन हर टावर पे ऑलमोस्ट 2 MNOs यूटिलाइज कर रहे होंगे. हमने अपने एस्टिमेट्स में उसको 1.5 पे रखा हुआ है. सो दैट अलोन ड्राइव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. अगर कंपनी अपने 1.8 को टारगेट को अचीव कर लेती है then there is additional value to be achieved. So that's one part of how these guys can drive value. Second is on the savings side, जहाँ पे efficiencies ला सकते हैं operational भी और electricity की भी. So part of the agreements that Engro has, InfraShare has with its users is that they charge for electricity की production, जो currently काफ़ी towers में की जाती है through diesel. So towers that don't have a grid connection, वो इस वक्त डीजल जनरेटर से चलते हैं जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली इसकी कॉस्ट ऑनेस्टली इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. तो उनका ये गोल है कि दे वांट टू गेट टू अबाउट 50% इन सोलराइजेशन, एंड इफ़ दे कैन डू दैट तो उसकी वजह से भी इनको काफ़ी कॉस्ट सेविंग्स भी हो जाएगी और उनके मार्जिन वहाँ से फर्दर इम्प्रूव हो सकते हैं. सो दैट इज़ एसेंशली द वैल्यू साइड. The second piece is the mature company that pays out dividends. So उसमें 2 pieces आ जाते हैं. The first one is Ufert, which is Engro fertilizer. Fertilizer business, second largest fertilizer producer in the country. Market share के हवाले से अगर आप देख लेते हैं, constant payer of dividends. Historically ये लोग 100% of their earnings इनकी आती हैं, वो dividend distribute करते रहते हैं. थोड़ा सा इन्होंने recent reduction किया था because of the GIDC issue. And that money obviously goes into Engro's pocket whenever that dividend is released. The next is EPTL, which is their power business, and that is also one that is constantly paying out dividends to the company.
सो जब इन सब का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, दैट इज़ वेयर यू नो द एंटायर बिजनेस कम्स इनटू प्ले। और भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। देयर इज एन एग्जाम बिजनेस है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस है इनका, ट्रेडिंग का, विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ दुबई। दे ऑल्सो हैव एन LNG टर्मिनल इन कराची, जहाँ से जिसके थ्रू ये लोग LNG को प्रोसेस करते हैं और फिर आगे मुल्क भर में सप्लाई करते हैं, तो उसकी इनको वो आ जाती है। बट दैट बिजनेस lease is expected to expire in 2030 and we've also assumed that that lease will expire. अगर वो भी renew हो जाती है onwards, तो again that is an additional value for Yasin, I think Anglo. just trying to another question here. I think yes, you rightly said कि Anglo Holding is a gem of a company, growth potential भी है, especially जो value driver इसका Anglo Tower business ही रहेगा। आपने कुछ पहले बात mention करी कि इस मार्केट को ऑफ कोर्स थोड़ी सी लॉन्ग टर्म एवरेज भी ट्रेड हो रही है, बट आपने चेरी पिकिंग की भी बात की जो काफ़ी एक अच्छा एक एंगल है। अगर आप कुछ इन्वेस्टर्स को बता दें कि नेक्स्ट अगर आपके जहन पे टॉप 5 स्टॉक्स ऐसे हों जिससे ब्लेंड ऑफ ग्रोथ भी हो और डिविडेंड यील्ड भी हो, तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। Generally speaking, पाकिस्तान की मार्केट में banks have always done exceptionally well. अगर आप वैल्यू और डिविडेंड की बात करते हैं, आई थिंक मीज़ान इज़ वन दैट हैज़ ऑलवेज डन वेल। इस्लामिक भी है, बैंक है, डिविडेंड भी पे करता है। इसकी तकरीबन 6 से 6.5, 5.5, 6% के आसपास इसकी यील्ड बन जाती है एंड आपको साथ साथ में ये ग्रोथ भी देता है। UBL is another one. Historically, it's been a very good dividend payer and it has been an exceptional performer in the market as far as value and growth is concerned. फिर उसके बाद आपका cement sector looks quite promising now. We're seeing some real estate activity start in Karachi and other parts of Pakistan as well, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सीमेंट्स में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। डिविडेंड आपको मोस्ट लाइकली सीमेंट कंपनी से कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं मिलेगा। I think Bestway is the only one that stands out as far as a good dividend payer is concerned, but companies like Maple, DG, Lucky, Fauji, all of these are expected to do well in the coming years actually. उसके अलावा Engro is something that we like very much. OGDC is something that we like very much. We also did a report on it recently. उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और आपको ग्रोथ भी मिलेगी। थैंक यू यासीन। अब हम नज़र डालते हैं अगले हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स पर। वेडनेसडे को टी बिल्स का ऑक्शन स्केड्यूल्ड है, थर्सडे को फॉरेक्स के नंबर्स आएंगे और फ्राइडे को SPI का डेटा आएगा। अब हम चलते हैं चेस सिक्योरिटीज कैंडल टॉक की तरफ। कैंडल टॉक पे हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद ने। ही इज अ टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मोहित। शर्जील, हमने ओवरऑल वीक और वीक परफॉर्मेंस देखी, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और मोर सो फ्राइडे को मार्केट ने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी। तो आपका जो टेक्निकल चार्ट्स और जो आपका एनालिसिस है वो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में क्या बता रहे हैं? ये हफ्ता ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर रहा। हम जो लास्ट वीक मार्केट को एनालाइज कर रहे थे, ये जो हम चार्ट्स को देख रहे थे, अगर हम चार्ट्स पे मूव ऑन करें तो हम ये देख रहे थे कि मार्केट ने पिछले कपल ऑफ वीक्स बैक मार्केट ने 182,000 के लेवल के करीब जो है वो रेजिस्टेंस ली थी और वहाँ से मार्केट में हमने एक छोटी सी रिजेक्शन आती हुई देखी, जिसके बाद मार्केट ने एक लो डिफाइन करा नियर 177,000। 182,000 का लेवल एक सिग्निफिकेंट लेवल इसलिए था क्योंकि अगर आप देखें तो ये लास्ट मार्केट में जो एक 5 वेव इम्पल्स स्ट्रक्चर बना था जिसका टॉप 190,000 के लेवल्स के करीब लगा था, उसका एक रिवर्सल पैटर्न का की सपोर्ट लेवल था नियर 181,000, अगेन 182,000 के लेवल्स के करीब, जिसके ब्रेक होते ही हमने मार्केट में एक शार्प सेल ऑफ देखा था। तो अब जब मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को टुवर्ड्स द अपसाइड अप्रोच करा तो एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल थी, वो हमने होती हुई भी देखी। मार्केट ने कंसोलिडेट करा, मीनवाइल मार्केट के जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं उन्होंने कूल ऑफ करा और उसके बाद मार्केट में हमने मोमेंटम बनता हुआ देखा अगेन। और मार्केट ने जब 182,000 के लेवल्स को ब्रेक करा तो हमने आपके साथ शेयर करा था कि मार्केट की जो अगली रेजिस्टेंस नजर आती है वो बीच में फिर ऑब्वियसली इन लेवल्स के दरमियान कहीं पे भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर 188-190,000। अब क्योंकि दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन इज एन असेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड एज द टाइम पासेस ऑन तो वो लेवल्स एलिवेट होते रहते हैं। तो अब इस हफ्ते ये 190,000 के लेवल्स के करीब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो इस पर्टिकुलर चैनल के टॉप को जो है वो अप्रोच कर सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में व्यू बुलिश ही रहेगा नाउ दैट मार्केट इज ट्रेडिंग अबाउट 182,000। अगर मार्केट में कोई शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट आती भी है तो 182,000 के लेवल्स के करीब ही मार्केट की एक इनिशियल सपोर्ट रहेगी
और जो एक सेकंड मेजर सपोर्ट रहेगी मार्केट की, वो 178,000 के लेवल्स की करीब रहेगी। टुवर्ड्स द अपसाइड वी स्टिल फील कि मार्केट में जो स्पेस है, मार्केट अपनी इस करंट वेव को एक्सटेंड कर सकती है टिल 190,000, और मार्केट की जो अगली रेजिस्टेंस है वो वहीं पे नजर आती है। अच्छा शर्जील, अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें और नेशनल बैंक की बात करें तो हमने देखा है कि यील्ड्स रिवर्सल्स के बाद से नेशनल बैंक में इन्वेस्टर्स का इंक्रीज्ड इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो नेशनल बैंक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हवाले से क्या कहता है? नेशनल बैंक में बिल्कुल हमने देखा है कि जो रिकवरी वेव है हम उसको देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू है। हम अगर चार्ट्स में मूव ऑन करें तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो एक रिट्रेसमेंट आई थी नियर 175, हमारा ये व्यू था उस टाइम के ऊपर कि पॉसिबली इवन इफ इट्स अ रिकवरी वेव, तो यहाँ पे ये अपनी एक अच्छी बेस बना रहा है और यहाँ से फिर हम एक रैली बनती हुई देख सकते हैं, जिसमें एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का 194 के करीब था, जो हम देख रहे थे कि मल्टीपल टाइम्स मार्केट नेशनल बैंक ने इस पर्टिकुलर लेवल से जो है वो रेजिस्ट करा था, और इन्हीं लेवल्स के करीब नेशनल बैंक की 200 EMA भी थी, विच इज ऑब्वियसली ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अगर आप अमंग EMA कंसिडर करें तो 200 EMA हैज अ सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन। तो जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो अगला लेवल निकलता था वो 210 का निकलता था, और हमने ये देखा कि 210 के लेवल से इसने रिजेक्ट करके एक रेंज बना दी, जहाँ पे 194 के करीब अब ये बेस डिफाइन करता है, 200 EMA पे सपोर्ट लेता है, टुवर्ड्स द अपसाइड 210 के लेवल्स को ये दूसरी दफा अप्रोच कर रहा है। तो अब इसमें जो व्यू रहेगा या जो स्ट्रैटेजी इसमें रह सकती है वो ये रह सकती है कि 210 के लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है तो इसके अंदर फिर हम उस सूरत में एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 224, जो कि हमारा अगला टारगेट लेवल रहेगा, और वो हमारी इनिशियल इम्पल्स वेव का जो है वो टॉप भी था टुवर्ड्स 223 224 के करीब टॉप था। तो एक ये स्ट्रैटेजी रहेगी, और दूसरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर किसी ने पोजीशन इसमें बिल्ड नहीं करी हुई इस दौरान जब ये इसने रिप्लेस करा था, तो अगर ये डिप लेता है 194 की बेस को वापस अप्रोच करता है, 200 EMA में वापस सपोर्ट लेता है, तो इसको फिर बाय ऑन डिप पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा जा सकता है। शर्जील, अगर हम OGDC की अगर हम बात कर लें, हम देखा OGDC में काफ़ी इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, इसमें रैली भी कंटिन्यू हो रही है और डिसेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है, डिस्पाइट कि अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स का देखें तो ट्रेडिंग अबव 8 टाइम्स। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स आपको टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, OG इज वन ऑफ दोज फ्यू स्टॉक्स जिससे हमने रीसेंट हाइज जो थे, जब मार्केट 191,000 के लेवल्स की करीब थी, तो इसने हाइज बनाए थे उनको ब्रेक करा है, और अब ये उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो हमने ये देखा था कि इसने अपना टॉप डिफाइन करा था 335 के लेवल्स की करीब, जिसके बाद इसने रिट्रेस करा, और इस दौरान जब मार्केट ने करेक्ट करा तो इसने अपनी एक इंटरनल करेक्टिव वेव कंप्लीट करी नियर 250, जो कि इसके असेंडिंग चैनल पैटर्न का, जो कि जो चैनल इसका वैलिड है सिंस द स्टार्ट ऑफ द रैली, उसका बॉटम भी था, वहाँ पे इसने एक बेस डिफाइन करी, मल्टीपल टाइम्स अप्रोच करा, वहाँ से इसने पिकअप लिया। अब हमने इसके अंदर ये देखा कि इसने जैसे ही अपने रीसेंट हाइस को अप्रोच करा नियर 330 335 की रेंज, तो वहाँ पे हमने एग्जॉशन देखी। इसने कपल ऑफ टाइम्स इसको अप्रोच करा, वहाँ से रिजेक्शन लेके एक छोटी सी जो है वो रिट्रेसमेंट शो करी। हमने उसके बाद ये देखा कि 337 के लेवल्स के करीब, जो कि हमने आइडेंटिफाई भी करा था, इसके प्रीवियस हाइज भी थे और एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट भी था, उसको जब इसने ब्रेक करा कपल ऑफ वीक्स बैक, और मोमेंटम हमें, मतलब वैसे ओवरऑल हमने बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं देखा इसमें वॉल्यूम वाइज, बट क्योंकि ये सस्टेन करता रहा और इसने बेस बना रही नियर 337, तो हमने इसके अंदर रिकवरी देखी है टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट टारगेट लेवल है 348। तो अब इसमें व्यू यही रहेगा कि क्योंकि ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो रैली का टॉप लगता है वो 370 के करीब लगता है, तो ओवरऑल टारगेट तो उसका 370 के करीब रहेगा। अगर फ्रेश एक्यूमुलेशन करनी है तो 337 के करीब अब इसकी एक फ्रेश बेस बन रही है, तो वहाँ पे इसको बाय ऑन डिप पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा जा सकता है। अगर हम एग्रो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, हमने देखा यूरिया के नंबर्स काफ़ी मोमेंटम तो दिखा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हो रही है, स्पेसिफिकली अगर हम एग्रो फर्टिलाइज़र का देखें तो मार्केट से वो लूज़ भी कर रहा है, और इससे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ लोअर यूरिया ऑफटेक इसकी अर्निंग्स भी थोड़ी सी अंडर प्रेशर रह सकती हैं। बट बेस्ड ऑन टेक्निकल्स आपको क्या लग रहा है, इसका क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस है गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, ईफेड में हमने जो एक्टिविटी विटनेस करी है, हमने ये देखा है कि जो एक की ट्रेंड एंड सपोर्ट हम देख रहे थे इसमें, दैट वाज इन प्ले सिंस द स्टार्ट ऑफ द रैली, which is identified here, वहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक शो करा। ऑब्वियसली क्योंकि इसका एक मेजर 5 वेव स्ट्रक्चर का टॉप लग चुका था नियर 263, तो अब इसमें देयर इज अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी कि वेदर ये अपनी एक नई पल्स वेव में एंटर हुआ या वी आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ करेक्टिव वेव, जिसमें इसमें रिकवरी आएगी एंड देन वी विल सी अ सी वेव डाउन। इवन इफ दैट इज द केस, तो सूरत में भी हम ये देख सकते हैं कि इफ इट कीप्स ऑन सस्टेनिंग अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, तो इट वुड एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी
बाइंग अपॉर्चुनिटी लो वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे लो वॉल्यूम्स होंगे, ऑफ कोर्स एक्यूमुलेशन की जा सकती है यहाँ पे, और उस सूरत में जो बाउंस बैक इसमें बन सकता है वो 210 के लेवल्स के करीब बन सकता है, जो कि इसका एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो 220 तक ये अपनी इस ओवरऑल रिकवरी वेव को एक्सटेंड कर सकता है। थैंक यू शर्जील। और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, गुड ओवरऑल वीक फॉर द मार्केट। हमने देखा कि ब्लू चिप स्टॉक्स काफ़ी चले, जिसकी वजह से मार्केट ने पूरा वीक अच्छा परफॉर्म किया। आपकी क्या राय है इस पे? आई थिंक आई एक्सपेक्टेड मार्केट थोड़ी बेहतरी लग रही थी। अगर आप इस हफ्ते की क्लोजिंग भी देखें, सो कोई नेगेटिव न्यूज़ तो वैसे भी नहीं है। आई थिंक प्राइसेस भी नीचे, ऑल प्राइसेस तो लग रहा है कल या जो मोमेंटम जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है, सो नेक्स्ट वीक भी आई थिंक काफ़ी मार्केट थोड़ी बेहतर लगती है। बट अगर आप इस तरह देखें, जो आपकी लॉन्ग टर्म जो वैल्यूएशन है उस पर तकरीबन मार्केट पहुँच गई है, तो आई थिंक इस लेवल का ही प्रॉफिट टेकिंग भी होगी। सो आई थिंक कुछ अगर ये मार्केट 190 तक जाती, जो लग रही है अगला जा सकती है, सो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, और आई थिंक इन्वेस्टर्स को बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ओवरऑल। शहबाज, अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं, तो अगर हम इस हफ्ते का जो फर्टिलाइज़र का डेटा है उसमें हमने देखा कि एंग्रो फर्टिलाइज़र का जो मार्केट साइज है उसमें हमने एक रिडक्शन देखी। हाउ डू यू सी दैट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टॉक परफॉर्मेंस गोइंग अहेड? लेकिन आई थिंक राइटली से अगर आप देखें यूरिया के नंबर्स, प्रोविजनल नंबर्स आए ऑफ द मंथ ऑफ जून, तो आप देखें मंथ टू मंथ डिक्लाइन है। हम एक्सपेक्ट इनिशियली कर रहे थे कि थोड़े नंबर्स बेहतर आएंगे, तो नंबर थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। जहाँ तक हम स्पेसिफिकली एंग्रो फर्टिलाइजर की बात करिए, हुआ ये है कि ये लास्ट 2-3 मंथ्स ये कंसेक्यूटिवली मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं। थोड़ी ये बात कर रहे थे क्यों लूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप प्राइसिंग देखें, थोड़ी जो प्राइसिंग है वो कंपेयर टू अदर प्लेयर्स थोड़ी ऑन द हायर साइड है, सो थोड़ी मार्केट शेयर थोड़ा ऑन द लोअर साइड आ रहा है। अगर आप देखें पहले क्वार्टर में तकरीबन आई थिंक एंग्रो फर्टिलाइजर ने तकरीबन 250 मेट्रिक टन यूरिया बेचा, और सेकेंड क्वार्टर में प्लस माइनस इतना ही बेचा है। सो अगर आप देखें पहले क्वार्टर में एंग्रो फर्टिलाइजर की अर्निंग तकरीबन ₹2 ₹2.5 की अर्निंग आई थी। बेस्ड ऑन माई इनिशियल एक्सपेक्टेशन मुझे ये लग रहा है कि जो ये क्वार्टर होगा तकरीबन ₹2 की अर्निंग आएगी। सो अगर आप देखें हाफ ईयर की अर्निंग ₹4 ₹4.5 हो जाएगी, और आप ये भी देखें हो सकता है डिविडेंड ₹1 से ₹1.5 का डिविडेंड आए। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है कि जो पूरे साल का मेरा इनिशियल आउटलुक था तकरीबन 2.3 मिलियन टन्स का, वो तो आई थिंक ईफर्ट अचीव नहीं कर पाएगा, और तो हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी ₹20-21 की अर्निंग होगी गिवन द लोअर यूरिया ऑफटेक, एंड हो सकता है आगे जाके इनको डिस्काउंट देने पड़े। सो लग रहा है कि पूरे साल की अर्निंग तकरीबन ₹17 की हो सकती है, ₹18 की हो सकती है। आप स्टॉक की प्राइस देखें तकरीबन ₹200 का चल रहा है। सो लग रहा है कि इस लेवल थोड़ा सा ही ओवर प्राइस्ड है। सो लगता है हो सकता है रिजल्ट बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा स्टॉक प्रेशर में रहे इन द नियर टर्म। शहबाज, अगर हम एक बास्केट ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं, इस हफ्ते की जो मार्केट परफॉर्मेंस थी तकरीबन 3.3% का राइज, इट वाज जनरली लेड बाय बैंक्स, फॉलोड बाय, अगर हम साइक्लिकल्स में देखें तो सीमेंट्स आल्सो परफॉर्म्ड वेल। गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट आर दो स्पेसिफिक स्टॉक्स दैट वी शुड वॉच आउट फॉर? आई थिंक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप देखें मार्केट एक अपने अच्छे लेवल्स पे ट्रेड हो रही है वैल्यूएशंस वाइज, तो आई थिंक स्टॉक्स को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। बट इट्स इंपॉर्टेंट आप चेरी पिकिंग करें। और आप देखें स्टॉक्स कुछ फंडामेंटली वेरी गुड, और उसमें डिविडेंड यील्ड का भी एक ब्लेंड है। तो अगर आप पिक्स देखें कुछ, आई थिंक बैंक अल अबीब एक अच्छा लेवल ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग देखें 6 टाइम्स है, इसकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी डिसेंट है। और अगर आप सीमेंट में अगर आप देखें, लकी सीमेंट इज ट्रेडिंग एट वेरी डिसेंट वैल्यूएशंस, चिराग सीमेंट इज स्टिल ट्रेडिंग एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। आई थिंक मैंने कुछ हफ्ते पहले बैंक अल्फला रेकमेंड करा था, वो डिस्पाइट ऑफ दिस वीक्स स्ट्रॉन्ग रैली वो फिर भी एक अच्छे लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आई थिंक एंग्रो होल्डिंग एक काफ़ी डिसेंट स्टॉक है। तो आई थिंक कुछ ये स्टॉक्स हैं जो डिस्पाइट ऑफ बुलिश मार्केट मोमेंटम, हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट रहेगी। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे मुलाकात होगी कमिंग वीक में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।